प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ की तरह आज हम फिर लेकर के हम आए हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये पर्यावरण के प्रश्न है जो कि आपके पीईटी के एग्ज़ाम, टीईटी के एग्ज़ाम, सुपर टेट के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। सिगरेट से निकलने वाले धुएँ में मुख्य प्रदूषक है। प्यारे बच्चों, आप बताइएगा जो सिगरेट से धुआं निकलता है उसमें मुख्य प्रदूषक के रूप में कौन होता है। चलिए बताइए आप लोग। तो सिगरेट से निकलने वाले धुएँ में क्या होता है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। क्या ये है जो सही जवाब? या कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, या कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, या डाइऑक्सिन और बेंजीन। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, इसका कौन सा आंसर सही होगा। प्यारे बच्चों, इसका 3 नंबर प्रश्न बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थात सिगरेट से जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है। प्यारे बच्चों, ये बेंजीन जो होता है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के बारे में जान लीजिए। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। और हमारे शरीर में, ब्लड में हमारे बेंजीन अगर ब्लड में घुल गया और इसकी अधिकता के कारण एक ल्यूकीमिया नाम की बीमारी होती है। ल्यूकीमिया, ये ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया नाम की बीमारी होती है जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर। तो बेंजीन की अधिकता से ब्लड कैंसर हो सकता है। इतनी बात आप समझ लिए, बहुत विषैला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है क्योंकि, चलिए बताइए आप लोग, क्योंकि क्यों क्यों बताइए। पहला ऑप्शन है सूरज वातावरण की परत को गर्म करता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड निकलते हैं। बादलों के बीच घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल है। अब चलिए आप मुझे बताइएगा कि अम्ल वर्षा का मेन कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो अम्ल वर्षा है इसका मुख्य कारण है, जो आपका मुख्य कारण है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्साइड निकलते हैं जिससे अम्ल वर्षा होती है। तो प्यारे बच्चों, इस अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या है। SO2 है, NO2 है। ये सब क्या है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ये जब हमारे वातावरण में ये आपके उपस्थित रहती हैं तो जल के साथ मिल कर के अम्ल बना लेती हैं, जिससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती हैं, जिससे मानव जगत के लिए नुकसान होता है। जैसे इससे त्वचा में भी रोग उत्पन्न होता है। तमाम बड़े बड़े इमारत हैं जहाँ पर इसकी अम्ल वर्षा होने के कारण उसमें काई टाइप में जंग लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अम्ल वर्षा के कारण होती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो ये कहाँ से निकलते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में फैल जाते हैं। पहले बच्चों, अगला प्रश्न है, सतत विकास के 3 स्तंभ हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे सतत विकास क्या है। सतत विकास जो है, आपने सुना होगा ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987। क्या सुना होगा आपने? ब्रुटलैंड आयोग 1987। इनके तहत ब्रुटलैंड ने बताया कि सतत विकास वह है जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है। इनके अनुसार, ब्रुटलैंड के अनुसार सतत विकास वह है, ब्रुटलैंड के अनुसार सतत विकास वह है जो जो वर्तमान पीढ़ी है इसकी ज़रूरतों को जो पूरा करती है, उसी को कहा जाता है सतत विकास। ये जो ब्रुटलैंड आयोग था ये 1987 में अस्तित्व में आया था। तो इसके बारे में जान लीजिए। जो सतत विकास के 3 स्तंभ हैं, पहला है सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। यही तीनों सतत विकास के स्तंभ हैं। तो ध्यान रखिएगा, सतत विकास हुआ है जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करे। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता क्या है? पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के पौधे और वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जानवर, या तीसरा ऑप्शन है एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर, या चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे और जानवर। चलिए मुझे बताइएगा जैव विविधता क्या है। आप लोग इसको जवाब दीजिएगा, जैव विविधता क्या है। तो जवाब दीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों, जो जैव विविधता होता है, एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जीवों का ये क्या होता है, एक समूह होता है जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो जानकारी के लिए
इसमें और भी जानते चलिए कि कुछ आप पॉइंट नोट करते चलिए। जैसे पूछ लिया जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं। तो अगर जैव विविधता हॉट स्पॉट पूछा जाए भारत में, तो जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं, तो प्यारे बच्चों 4 हैं। पहला कौन है, पश्चिमी घाट। कौन है, पश्चिमी घाट। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जैव विविधता जो है, सबसे बड़ा जैव विविधता क्या है, पश्चिमी घाट ही है। यहाँ पे अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट में करीब 325 संकटग्रस्त जो है, 325 संकटग्रस्त जो है प्रजातियाँ, वनस्पति, जीव, उभयचर, पक्षी, सरीसृप ये सब शामिल हैं। अर्थात सबसे बड़ा हॉट स्पॉट पूछा जाए तो पहला कौन सा है, पश्चिमी घाट है। चलिए दूसरे नंबर का हॉट स्पॉट हम जानते हैं। जो विविधता हॉट स्पॉट कौन है, अगला है हिमालय क्षेत्र का हॉट स्पॉट, हिमालयी क्षेत्र। तो पहला हो गया आपका पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालयी क्षेत्र, तीसरा हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। और आपका अगला हो गया सुंडालैंड, सुंडालैंड। देखिए आपके 4 हो गए। पहला आपका हो गया पश्चिमी घाट, पहला कौन हो गया, पश्चिमी घाट, दूसरा हो गया हिमालय, तीसरा हो गया इंडो बर्मा, चौथा हो गया सुंडा। और सबसे बड़ा अगर जो विविधता पूछा जाए तो पश्चिमी घाट जो विविधता है, वहाँ 325 संकटग्रस्त जो है वनस्पति, जीव आदि शामिल हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे भारत में जो विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया। देखिए वही प्रश्न मिल गया। मैंने अभी बताया भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, तो 4 हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से पहले मैंने बताया, पहला मैंने बताया पश्चिमी घाट, दूसरा हमने बताया कौन सा है, हिमालय, चौथा हमने कौन सा बताया, इंडो बर्मा, और हमने अगला कौन सा बताया, सुंडा। तो प्यारे बच्चों ये 4 आपके हॉट स्पॉट हैं। तो इसमें से बताओ, पूछा है जो विविधता हॉट स्पॉट कौन है भारत में, क्या सुंदरबन है, मानस है, चेरापूंजी है, नहीं। इसमें से ये चारों हैं, तो चारों में से इसमें से कौन सा ऑप्शन मिला हुआ है, पश्चिमी घाट का। इसलिए प्यारे बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चलिए आप लोग बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसको कौन बताएगा। चलिए सब लोग बताइए। तो देखिए सबसे पहले जानकारी के लिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य है, डॉक्टर भीमराव पक्षी अभयारण्य है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है। किस ज़िले में है, प्रतापगढ़ ज़िले के कुंडा में है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ ज़िले के कुंडा में है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी 2003 में अस्तित्व में आया। 427 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर पूछा जाए कितने हेक्टेयर में, तो 427 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, प्रतापगढ़ के कुंडा में है, जो कि 427 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2003 में क्या हुआ, ये अस्तित्व में आया। आगे हम चलते हैं। अगर पूछा जाए यूपी में, अगर पूछा जाए यूपी में कुल कितने पक्षी अभयारण्य हैं, तो प्यारे बच्चों यूपी में कुल 13 पक्षी अभयारण्य हैं। यूपी में कुल 13 पक्षी अभयारण्य हैं। यूपी में कुल 13 पक्षी अभयारण्य हैं। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, नवाबगंज। कौन सा, नवाबगंज। अब प्यारे बच्चों ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है ये उन्नाव में है। कहाँ पे है, उन्नाव में है। ये सबसे पहला पक्षी अभयारण्य है। ये अस्तित्व में 1984 में आया। कब आया, 1984 में आया। तो इतना जानकारी के लिए जान लीजिए कि सबसे पहला उत्तर प्रदेश का पक्षी अभयारण्य नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव ज़िले में है। ये 1984 में इसकी स्थापना हुई और 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। प्यारे बच्चों 2015 में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया, तो 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नाम कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। कब, 2015 में। ये पूछा जा सकता है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है,
तो आप बताओगे उन्नाव में किसका नाम चेंज करके बनाया गया? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। इतनी बात अच्छे से जान लीजिए। चलिए 2 फैक्ट और नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पूछा जाए कौन होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, उसका नाम है लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। लाख बहोसी। प्यारे बच्चों ये सब फैक्ट नोट कर डालिएगा। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य ये किस ज़िले में है? तो कन्नौज में है। कहाँ पे है? कन्नौज में है। अगर पूछा जाए एक अगला फैक्ट नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है? पटना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश का है प्यारे बच्चों। कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का। जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये किस ज़िले में है? ये एटा ज़िले में है। किस ज़िले में है? एटा ज़िले में है। देखिए हमने क्या क्या बताया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? प्रतापगढ़ ज़िले में है, कुंडा में है, 2003 में बनाया गया, 427 हेक्टेयर में फैला हुआ है। फिर मैंने कहा उत्तर प्रदेश के कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? तो जवाब आपने दिया कि 13 पक्षी अभ्यारण्य हैं। फिर मैंने पूछा आपसे कि जो 13 पक्षी अभ्यारण्य इसमें पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन है? तो आप बताएंगे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? उन्नाव में है। सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन है? लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य है कन्नौज में। सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा लाख बहोसी है। सबसे छोटा कौन है? पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नाम बदल के क्या बनाया गया? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। कब? 2015 में। प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसी फैक्ट पाने के लिए, अच्छे अच्छे प्रश्न पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और बहुत सस्ता भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण में योगदान नहीं करता है? यहाँ पूछ लिया गया ओजोन परत के क्षरण में योगदान नहीं करेगा। सीएफसी करता है कि नहीं करता? तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि सीएफसी करता है। टेट्रा क्लोराइड CCl4 करता है कि नहीं करता? प्यारे बच्चों करता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3CCl3 ये भी करता है। तो आपके ओजोन परत के क्षरण में योगदान कौन नहीं करता है? नाइट्रोजन नहीं करता है ना। तो आप इतना जान लीजिए कि ओजोन परत में जो क्षरण के लिए योगदान करता है आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, टेट्रा क्लोराइड CCl4 है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3CL3 है। आगे पूछा जाए और कौन सा है? तो ब्रोमो क्लोरो मीथेन है, CH2BrCl। अगला है मिथाइल ब्रोमाइड है, CH3Br। हाइड्रो ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, HBFG। इस प्रकार से बहुत से गैसें ऐसे हैं जो हमारे ओजोन परत के क्षरण में जिम्मेदार हैं। अब प्यारे बच्चों पूछा जाए ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत जो है इससे क्या करता है? ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, जो कि काफ़ी भयानक है। अगर ये पृथ्वी पर आने लगा बराबर, यूवी किरणें आने लगी, अल्ट्रावायलेट किरणें, तो सबसे पहले आँख में, मानव की आँख में कार्निया में सूजन आ जाती है, स्किन में त्वचा कैंसर जैसे भयानक बीमारी हो सकती है। इसलिए इनसे बचने के लिए ओजोन परत के क्षरण करने वाली गैसों का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है? चलिए मुझे बताइए 2021 विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो आपका विषय है वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा क्या विषय है इसका। पहला ऑप्शन है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, कैरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन, 7 बिलियन ड्रीम्स, 1 प्लेनेट कंज्यूम विथ केयर, या बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों आपसे मैंने पूछा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है। इसका जो विषय है प्यारे बच्चों ये क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। इसका 2021 का थीम ही है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, शहर को हरा भरा करना, नदी के तटों की सफाई करना। कुल मिलाकर के यही विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य 2021 का थीम था।
पूछ लिया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। प्यारे बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अस्तित्व में आया था। 1997 में अस्तित्व में आया था। ये जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने से है। किसको? ग्रीन हाउस गैस को। इसका सही जवाब होगा ग्रीन हाउस गैस को कम करने से। एक बहुत पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में अस्तित्व में आया, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उसके उत्सर्जन को कम करने से है। तो आपको मैंने 2 प्रोटोकॉल बताया, एक क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से है, दूसरा इसकी स्थापना 1997 में हुई है। इसकी स्थापना 1997 में हुई, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 10 साल पहले 1987 में हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहता है कि कम से कम आप जो है ओजोन जो CFC गैस है ओजोन परत को नष्ट करने वाली, उनका कम उत्सर्जन किया जाए। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्यारे बच्चों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी नेशनल पार्क। चलिए मुझे बताइएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका सही जवाब होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया है, यही सबसे क्या है? पहला है। ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में। आपने सुना होगा नैनीताल, तो नैनीताल में ही है। नैनीताल में आपका क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है। ठीक, इसका स्थापना कब हुई देख लीजिए, और इस स्थापना के समय क्या था? ये स्थापना 1936 में हुई। 1936 में हुई। हैली राष्ट्रीय उद्यान के क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई। अगर पूछा जाए हैली राष्ट्रीय उद्यान, इसी का पहले नाम था। 1936 में इसकी स्थापना हुई और 1973 में इसका नाम 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा मिल गया। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कर दिया गया 1973 में। ठीक, 36 में स्थापना हुई, 73 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई। अगला ऑप्शन है तो जिम राष्ट्रीय, ये क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला इसी में और प्रश्न बन जाएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल में है। ठीक, अरुणाचल में है और भारत और म्यांमार की सीमा पर रही है। जो ज़िला उसका नाम है चांगलांग ज़िला। चांगलांग ज़िला, चांगलांग ज़िले में है। ठीक, अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए, भारत और नेपाल की सीमा पर है। ये उत्तर प्रदेश ज़िले में है। कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। और ज़िला पूछा जाए तो ये 2 ज़िलों में फैला हुआ है। एक ज़िले का नाम है लखीमपुर खीरी, दूसरे का नाम है बहराइच। लखीमपुर खीरी और बहराइच में ये फैला हुआ है। यहाँ पर टाइगर और गैंडा एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ पे जंगली हाथी भी दिखाई देते हैं, एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं, जलीय जीव भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी और बहराइच में है। प्यारे बच्चों, अगला है आपका गिंडी नेशनल पार्क। गिंडी नेशनल पार्क भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है गिंडी वाला? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो हमने आपको आज जितने भी प्रश्न बताए व्याख्या सहित बताए। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से नए नए प्रश्न पाने के लिए, अच्छे अच्छे प्रश्न पाने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।